नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विराट कोचिंग क्लासेस में। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता चुका हूं। आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 1 के सभी सवाल। तो चलिए पहला सवाल लगाते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका पहला सवाल लिखा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। आपने लिखा सॉरी लिखा पहला है आपका कह रहा है 20 और 40 के बीच सभी सम पूर्णांक लिखिए। सम संख्याएं क्या होती है आपको तो बता चुका हूं मैं। आप देखिए 20, अब 20 के बाद 21 की छोड़ो आ जाएगा 22। अब 22 के बाद 23 छोड़ो आ जाएगा 24। 24 के बाद 25 छोड़ो आ जाएगा तुम्हारा 26। 26 के बाद 27 छोड़ो आ जाएगा आपका 28 और 28 के बाद 29 को छोड़ो आ जाएगा आपका 29, आ जाएगा आपका 30। और 30 के बाद 31 छोड़िए आ जाएगा आपका 32। 32 के बाद 33 छोड़िए आ जाएगा आपका 34। 34 के बाद 35 छोड़िए आपका आ जाएगा 36। 36 के बाद 37 छोड़िए आ जाएगा आपका 38। 38 के बाद आ जाएगा आपका 40। यही आपका हो जाएगा पहला आंसर। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा पहला सवाल हल हो चुका है। अब आप लगाएंगे इसका दूसरा सवाल। सवाल 2 के दूसरा सवाल है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य वे संख्या होती है जिनको दूसरे पहाड़ों से काटा नहीं जा सकता, अर्थात वे संख्याएं जो किसी अन्य पहाड़ से नहीं कर सकती उन्हें अभाज्य। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं उसके इंट्रोडक्शन में। अब आप इसका पहला हल लिखिए। देखिए 1 लिखा हमने, इसके बाद अगर हम 2 लिखते हैं 2 तो 2 किसी और पहाड़ से नहीं कटेगा। फिर आ जाएगा आपका 3, आप 3 को भी नहीं काट सकते। फिर आएगा 4, अब 4 को आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। अब 1 से अधिक पहाड़ से कट जाएगा, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब लेंगे उसके बाद 5 क्यों है 5 इसलिए लेंगे क्योंकि 5 किसी अन्य पहाड़ से नहीं कटेगा, केवल और केवल स्वयं के पहाड़ से ही कटेगा। और दूसरा है 6, अगर 6 आप लेते हैं तो आप देखें 2 3 6 भी होता है और 3 दूनी 6 भी हो सकता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा हम लेंगे 7। आप देख सकते हैं जो 7 नंबर होता है 7 केवल 7 से ही कर सकता है, किसी और पहाड़ से नहीं कर सकता, इसलिए 7 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। इसके अलावा आपको ये बताना है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद 7 बाद 8, अब 8 जो होगा तो 4 दूनी 8, 2 चक्को 8, इसलिए हम 8 को नहीं लिखेंगे। और अगर आप 9 लिखते हैं तो 9 में 3 3 9 हो सकता है और 9 एकम 9 भी हो सकता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। और 10 हो गया, अगर 10 हम लिखते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, है ना, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है, केवल नहीं आपका आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं आप आदि अभाज्य संख्या है। ठीक, आपका दूसरा हल हो गया। अब आप करेंगे हल तीसरा। अब आप तीसरा करेंगे। तीसरा सवाल आपका है 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी मतलब समझते हैं, क्रमानुयायी वह क्रम होता है जैसे 2 के बाद 1, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या हमारा क्रम चल रहा है आपको वही बताना। अगर यहाँ पे लिखा है 2a प्लस 1, बट 2a तो पहले से लिखा है, यहाँ 1 आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 2a प्लस 2, फिर आएगा 2a
प्लस का 3, फिर आएगा आपका 2a प्लस का 4। आपको इतने नहीं बताना, लगातार ये बढ़ता ही जाएगा। आपको केवल इसके बाद का अगला वाला बताना है आपको। अगला हमारा है ये, अर्थात आंसर आपका आ जाएगा 2a प्लस 2, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बहुत आसान तरीका है और आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा देखिए क्या है आपका सवाल। चौथा देखिए सवाल क्या है आपका। चौथा सवाल है आपका 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम में केवल और केवल संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो योगात्मक प्रतिलोम करना है आपको, यहाँ पर संख्या लिखी है आपकी 2/3, 2/3 इसका आपको करना है योगात्मक प्रतिलोम। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/3 का 3 लिखिए और प्लस में तो हो जाएगा माइनस का। आंसर कर लीजिए, बस इतना ही भाई साहब। आपका समझ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इसको। आपका ये योगात्मक प्रतिलोम। अब अगला सवाल करते हैं। देखिए पांचवा सवाल क्या आपका। पांचवा सवाल है आपका -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे यहाँ लिख दिया -5। और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में मैं बता चुका हूँ, मैंने पीछे एक वीडियो डाल रखा है, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है, जो नंबर आपको दिया है उससे केवल और केवल बटे में कर देना। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका भाई 5 जो है इसको बटे में कर दे, 1 के बटे में कर देंगे, ये हो गया भाई आपका आंसर हो गया। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम। आप सीख चुके, बड़ी आसान चीज है भाई साहब, कुछ नहीं करना है आपको, केवल सीखना है, समझना है और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद आगे करते हैं भाई, मैं पहले बोर्ड साफ कर लूं अपना। देखिए हमारा अगला सवाल है P, हमारा छठा सवाल है भाई। छठा सवाल हमारा है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का युगात्मक प्रतिलोम। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का युगात्मक प्रतिलोम। आपको ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से, आप युगात्मक प्रतिलोम में करते क्या है भाई, नॉर्मल बात होती है, केवल और केवल चिन्ह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सकते हैं, यहाँ पे ये अगर हम इसको ब्रैकेट में कर लें तो ये संख्या बन गई ये और एक संख्या बन गई ये। आप इसका युगात्मक प्रतिलोम कर दीजिए तो इसका आराम से कर सकते हैं। देखिए खाली फिर माइनस लगा दीजिए, बाहर माइनस लग गया, अभी हो गया P और प्लस का Q है ना, और दूसरा आपका है प्लस का है, वो भी S माइनस कर दिए उसको, P माइनस का Q। अगर आपको हल करना है तो आप हल भी कर सकते हैं। कैसे भाई, P से P में अंदर इंटू करा दीजिए तो हो जाएगा माइनस का P और माइनस प्लस माइनस का Q। ठीक, कॉमा लगा माइनस प्लस माइनस का P और माइनस माइनस प्लस का Q, अर्थात आप ये आपका आंसर है। आसान चीजें सीख सकते हैं आप आराम से। आप देखिए अगला सवाल आपका क्या है। आपका सातवां सवाल देखिए क्या है। कहते हैं x से किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x का कथन सत्य है। तो भाई आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, बड़ा आसान से कर लेंगे आप। 5 गुणे लिखा है 5
गुणे, ब्रैकेट में आ जाइए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 और क्या लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू 5 गुणे 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 गुणे 3 और नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसमें इंटू एक्स, इंटू एक्स। कहता है एक्स के किस मान के लिए ये इक्वेशन सत्य है। तो आप देखिए भाई क्या हो जाएगा, तो हल करेंगे, पहले 5 इंटू करेंगे 3 से या 2 से, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 को 2 से इंटू करा लीजिए तब हल करिए। देखिए 5 गुणे ब्रैकेट लगाया मैंने 3 दूनी 6 इक्वल किया 5 या 15 और इंटू में है उसका x, फिर इक्वल हमने किया है ना। अब 5 का हो जाएगा आपका 30 बराबर आपका हो जाएगा 15x। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कभी भी 2 बराबर कहीं लगाने, आपको ये आपके गणित के नियम के विरोध करता है। आप उस आगे आगे लगा दीजिए, आप ये बना दीजिए इसको, बस 3 चार को बना दीजिए, इसका एक ही वाला बनाना होता है आपको। 15 है तो 15x ही वाला हो गया और साथ में आपको x वैल्यू निकालनी है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 लिखा हुआ आपका 30 और 15 क्या में गुणे में है इसके 15, इसके गुणे में है तो बटे में आ जाएगा 15, आ जाएगा इक्वल में x। अब 15 का 15, 15 दूनी 30, तो आप आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब आप क्या ले रहे, 2 पर इसका मान सत्य है। समझ गया? और आसान रहा आपसे क्या होंगे। अब आपको कराना अगला सवाल करने से पहले रुक जाइए, बस उसको रख कर दें इसको। आपका 8वां सवाल है, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। भाई 8वां सवाल है आपका, 8वां सवाल है आपका, ओके 8वां। इसका सॉल्व किया हम लोगों ने, तो देखा योज्य प्रतिलोम पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक हमारा क्या होता है, होता है हमारा 0 0। अगर 0 में आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या प्राप्त होगा, आपको 0 ही मिलता है। तो केवल 0 है इसका योज्य प्रतिलोम है। इसका प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, योज्य प्रतिलोम है। ठीक, बहुत आसान था भाई, समझ सकते हैं आप। आप अगला करना होगा आपको 9वां सवाल करेंगे इसका, तो सॉल्व डाला इसका, आगे हमने पढ़े, देखते 9वां क्या है इसका। भाई 9वां सवाल है आपका, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a - 1 a + 2 a + 1 a - 1 a + 1 सम संख्या अथवा विषम बताना है आपको। a - 1 a - 1 और a + 1, ठीक, a की वैल्यू बतानी है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको हल करना है a - 1 a + 1 सम है तो विषम बताना है, और a जो हमारा है इस सम में, अगर हम मान लें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मान लें a बराबर आप मान लें 2, a बराबर आप मान लें, अगर आप मान लें a बराबर 2, तब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हो जाएगा 2 रखा हमने, तो 2 और प्लस का 1 कर लीजिए, और इसमें आप 2 प्लस का 1 कर लीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, माइनस कीजिए इसमें, और 2 में जब 1 घटा के आप तो बचेगा आपका 1 और 2 1 करेंगे आपका आएगा 3। आप यहाँ देख रहे हैं 1 और 3,
दोनों विषम संख्या है। तो नीचे लिखिए अतः a-1 और a+1 विषम संख्या है। ठीक, बड़ा शानदार भी आप सीख गए हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग 10वां सवाल क्या है, इसका हल करते हैं 10वां सवाल। तो देखिए आप 10वां सवाल है इसका, संख्या रेखा 5 और 7 का योग ज्ञात कीजिए। पहले संख्या रेखा बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी संख्या रेखा बन गई, बीच में दिया आपने 0, ठीक, और ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए, संख्या 5 और 7 का योग, 5 और 7 का योग, इस तरफ बढ़िए एक बार, 1 और ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। आपको पता है इस तरफ की चीजें जो होती हैं वो होती हैं धनात्मक, इस तरफ होती हैं माइनस में। ओके, माइनस में होती हैं। और आपसे योग करा 7 और 5 को जोड़िए, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे आएगा। और नंबर कीजिए इसको, हो जाएगा 8, हो जाएगा आपका 9, हो जाएगा आपका 10, आपका 11, हो जाएगा आपका 12। ठीक, आप देख सकते हैं मैंने सब बनाया, यहां से 5 संख्या मैंने ले गया, यहां से 5 संख्या ले गया मैं, 5 संख्या है, और यहां से यहां तक मैं ले गया हूं 7 संख्या। तो यहां पे आ जाएगा आपका 7 + 5, योग कर दिया भाई, 7 और कितना होता है 12। ये आपका आंसर है। ठीक, बड़ा शानदार, आप सीख चुके होंगे। अब आप नेक्स्ट करेंगे, अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य है। ठीक, पहला कह रहा है ये 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदा अभाज्य होता है। अभाज्य, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं। पहला देखिए सवाल नंबर कौन सा है, तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सवाल है आपका, 2 धन अभाज्य पूर्णांक गुणन सदैव अभाज्य होता है। देखिए हम हल कर दिया है, हम पूरा आपको छपवाएंगे नहीं, आपको सत्य कराएंगे, उसको हल करवाएंगे। पहला लिखा है आपका कि 2 धन अभाज्य पूर्णांक गुणन सदैव अभाज्य होता है, आपको बताना होता कि नहीं होता, सत्य व असत्य बताना। अगर मान लो, पहला मान लो एक लेखा है ना, पहला वाला हल है, पहला हल, तो यहाँ पर मान लीजिए अभाज्य संख्या मान लीजिए, पहले 1 आपने मान लिया, ये अभाज्य नहीं होता है, ये गुणा आपने करा दिया 3 से, 1 3 हो जाएगा 3,
तो देखियो दोस्तों, देखिए आपका पहला हल करना है, आपको समझिएगा। यहाँ पे लिखा है तो अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। आपने मान लिया जैसे अभाज्य संख्या पहले वाले 2 और ये 2 हमारा अभाज्य है, भाई दूसरा भी 2 हमने मान लिया, इसका जब गुणा हुआ दोनों का तो बन गया 4। और 4 को हम क्या कर सकते हैं भाई, काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 2 दूनी 4 से भी काट सकते हैं। ये मतलब कैसा है, कदम जाए असत्य, भाई जो चीज प्राप्त हो रही है उसको हम काट सकते हैं, असत्य, ठीक, जो हमें प्राप्त हो रही है उसको हम काट सकते हैं, असत्य हो जाएगा आपका पहला वाला। और दूसरा है आपका जो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदा अभाज्य होता है। ऐसे 2 आपने मान लिया, ये भी 2 मान लिया, भाई ऐसी बात है, 2 2 4, 4 कैसे मिला, तो 4 तो भाई विभाजित हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य, ठीक। और तीसरा देखिए सी, देखिए सी देखिए आपका बड़ा आसान है, देखा ए और बी कोई तो ऋण पूर्णांक है, तब a प्लस b एक ऋण पूर्णांक होगा, a और b तुम्हारा कोई ऋण पूर्णांक है, तो a मानिए a बराबर आपका हो जाएगा अगर -2 और b बराबर अगर आपका मानेंगे -3, है ना, 3 मान लेंगे। अब कह रहा है कि इसको जोड़ना है किससे, a प्लस b के रूप में, और जो प्राप्त होगा क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए, भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो a का मान कितना मैंने किया -2, है ना, -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा -3। अब मिला आपको माइनस माइनस प्लस, तो कितना है, 3 2 5, मगर साइन किसका बड़ा है, 3 का बड़ा, तो माइनस का साइन आ गया, तो जो हमें 5 मिला ये माइनस में, तो एक ऋण पूर्णांक होगा, हाँ भाई ये होगा तुम्हारा होगा सत्य, ठीक। तो आपका पहला असत्य होगा, दूसरा सत्य होगा और तीसरा सत्य होगा, ठीक होगा, ठीक।